नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आज के यानी 10 फरवरी दिन बुधवार के ग्रोथमंथ यूपीएससी द्वारा प्रायोजित संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में मैं हूं ध्रुव जानी। आज हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से कई सारे लेख छपे हैं, मगर इनमें से कुछ कम महत्वपूर्ण थे और कुछ जो है वे रिपीटेड थे, यानी कि हमने कोई ना कोई दिन इन विषयों के ऊपर बात कर ली है। तो इसी कारण की वजह से आज हम लोग एक ही लेख के बारे में बात करेंगे, एक ही विषय के बारे में बात करेंगे, और वो लेख द हिंदू से रहेगा, जिसका टाइटल हमें दृश्यमान है, बिलेटेड बट बोल्ड, यानी कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, ये लेख डिसइन्वेस्टमेंट के साथ संबंधी है। सरकारी नीतियों की चर्चा होती है कि सरकार को कैसे अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए कैसे डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ लेख में जो बजटरी एलोकेशंस हुए हैं और इस साल के बजट में जो डिसइन्वेस्टमेंट के संबंधी जो जो कोई प्रावधान है उसकी चर्चा यहाँ लेखक ने की है। लेख अच्छा है, मगर फिर भी हमारी परीक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ कुछ जीएस के तत्वों को भी देखना होगा जो कि थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी दैट, देखिए यहाँ कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे इंडस्ट्री है, जैसे अन्य कोई सेंट्रल सेक्टर एंटरप्राइज है या अन्य कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो वहाँ से जो सरकार है, ये जो हाथ है ये सिंबॉलिक है, ये सरकार का हाथ है, ठीक है। और सरकार इन इकाइयों में से अपना जो निवेश है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर से वापस खींच रहे हैं और अन्य प्रोडक्टिव जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं। हमें मालूम है कि सिंस इंडिपेंडेंस हमने देखा था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर था, इट वॉज ए इंजन ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हमने उस तरह ही डील किया है, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे देश में जो रिफॉर्म्स लागू हुए सिंस 1991, तो उस रिफॉर्म्स के बाद आमतौर पे ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते थे, इनके परफॉर्मेंस में बहुत ही भारी गिरावट आई। इनका परफॉर्मेंस पुअर होता गया साल प्रति साल। तो इसी की वजह से कई सारी कमेटियां भी आई जिन्होंने गवर्नमेंट को कई सारी सूचनाएं भी दी, सिफारिशें भी दी कि भाई आप लोग अपना जो पैर है, यानी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है ऐसे लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से वो खींच ले और उसमें पब्लिक प्लेयर्स की एंट्री को परमिट करे, पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को परमिट करे, ताकि गवर्नमेंट का जो फंड है वो फंड वहाँ से छूट सके और अन्य कोई प्रोडक्टिव जगह पर जहाँ से जो रिटर्न लेवल है जो अच्छा मिलता हो वहाँ इन्वेस्ट हो सके और फर्दर देश के लिए भी हितकारक हो सके। साथ ही ये जो प्रतिवर्ष हम लोग टैक्स पे करते हैं, यह टैक्स का पैसा इसमें व्यय होता था, क्योंकि कई सारे इकाइयाँ हैं जो लॉस मेकिंग है ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए टैक्स चक्कर, यानी कि सरकार को, सरकार की तिजोरी से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए वहाँ खर्च होते थे इनको चलाने के लिए, ठीक है। ये लॉस मेकिंग था, मगर इनको चलाना जरूरी था, क्योंकि देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड। तो इन कारणों की वजह से सरकार छूट भी नहीं सकती थी। तो कई सारी कमेटियों ने सूचन दी है, सरकार को कहा कि भाई आप अपनी जो डिस इन्वेस्टमेंट की जो गति है वो आप तेज कर दो, ताकि भविष्य में सरकार को फायदा हो सके, सरकारी तिजोरी को भी फायदा हो सके। लेख को देखेंगे, इसकी शुरुआत तस्वीर से करेंगे। देखिए, यह बेनाम लेख है और जैसे मैंने आपको बताया कि लेख में जो है थोड़ी अच्छी बातें की गई है जो हमारे लिए जाननी जरूरी है, मगर फिर भी ये हमारी परीक्षा की मांग को संतोषने में नाकाम है। इसीलिए हम लोग यह पूरी चर्चा को 3 चरणों में देखेंगे। तीसरे चरण में जो थोड़े महत्वपूर्ण तत्व है उसका जिक्र करेंगे। प्लस अगर परीक्षा संबंधी विषय देखें तो जीएस पेपर 3 के साथ संबंधी है, और हमें मालूम है जीएस पेपर 3 में मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मेनली द चेंजेस विच अकर्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स। जैसे हमें मालूम है कि 1991 में हमने मैसिव स्केल पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिसने हमारे पूरे देश के अर्थतंत्र को रूपांतरित करके रख दिया। जो आज का भारत हम लोग देख रहे हैं, ये अच्छी सड़कें, सड़कों के ऊपर अच्छी गाड़ियाँ, पैसे, समृद्धि, जो इन शॉर्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो थैंक्स टू इस रिफॉर्म्स को है, ठीक है। 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव के रिजिम व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इट वाज अप्लाइड एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुली अप्लाइड बाय फिनेंस मिनिस्टर, द देन फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ से पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद क्या क्या फेरफार हुए हमारे भारत के अर्थतंत्र में वो देखने हैं। साथ ही में जो प्राइवेटाइजेशन है उसके क्या इफेक्ट आए हैं हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर,
तो वो पूरे सब्जेक्ट के साथ यह आज की चर्चा, यह आज का लेख संबंधी है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि लेख को 3 चरणों में देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम चरण रहेगा लेख का निष्कर्ष। हम लोग देखते चलेंगे कि यह लेख आखिर में कहना क्या चाहता है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। साथ ही लेख में जो दी गई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देखेंगे, और उसके साथ जो हमारे जीएस संबंधी जो कुछ तत्व होते हैं जिसको एनालाइज करना जो है ज़रूरी होता है, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे निष्कर्ष से। देखिए, जो बजट 21-22 में जो प्रावधान दिए गए हैं रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो ये हमारा प्रथम मुद्दा रहेगा इस निष्कर्ष में। बजट 2021-22 में विनिवेश संबंधी प्रावधान, उसकी चर्चा हुई है कि क्या सरकार करना चाहती है, कैसे सरकार करना चाहेगी, यह डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी प्रक्रिया। साथ ही में हमारी जो यह नीति है, विनिवेश नीति, इसकी लेखक ने प्रशंसा भी की, साथ ही में टीका भी की। टीका मात्र और मात्र एक ही बात की कि ये हमें याद रखना है, वैसे तो ये पूरी नीति बहुत ही अच्छी है और आमतौर पे भारत के खजाने को, भारत के जो सरकारी खजाने को बहुत ही फायदा कर सकती है, तो वैसे तो बहुत ही अच्छी है नीति। मगर यहाँ टीका इसी बात की हुई है कि ये कदम बहुत ही लेट उठाया गया, ठीक है। और इसीलिए यहाँ इसका जो टाइटल है यह लेख का, वो बिलेटेड बट बोल्ड दिया गया है कि भले ही देर से उठाया कदम, मगर बहुत ही अच्छा उठाया, बहुत ही जो है सुदृढ़ रूप से इसको उठाया है। साथ ही जब 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक बार जिक्र किया था कि बिजनेस करने में गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। बिजनेस करना प्राइवेट एंटिटीज का काम है, कॉरपोरेशंस का काम है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट तो मात्र और मात्र लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है, जो है विकास के कार्य करती है, डेवलपमेंटल वर्क्स करती है। बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में बोल दिया था, 2015 में। मगर उसके बाद कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की गई थी विनिवेश को लेके, जो घोषणा आज के इस बजट में की गई है। और बजट के माध्यम से बहुत ही बड़ा जो है एक ध्येय भी सेट किया हुआ है हमारी इस एनडीए सरकार के द्वारा, जिसको हम लोग आगे इस चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ लेखक के मुताबिक ये लग रहा है कि सरकार अब अपनी जो आय है, अपनी जो इनकम है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा करना चाहती है। क्योंकि आज दिन तक हमें मालूम है कि सरकार का सबसे बड़ा जो स्रोत है, इनकम का स्रोत, वो है टैक्स रेवेन्यूज, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होते हैं। मगर अब सरकार की रणनीति में थोड़ा फेरफार हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस बजट, और ये वो है कि अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि वो अपनी आय भी बढ़ाए और टैक्स ना बढ़े, ठीक है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में दो चीज़ों से ये हो सकता है, जिसमें एक चीज जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज है वो है अन्य जो एसेट्स वगैरह होते हैं सरकार के, वो बेच देना, उससे पैसे उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो गवर्नमेंट की लैंड होती है, अगर गवर्नमेंट ने लैंड सेल कर दी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कोई वर्किंग जो है, कोई ऑपरेशनल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से अगर गवर्नमेंट अपना हिस्सा खींच ले, ठीक है, तो वो एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो उसमें देखना पड़ता है कि क्या सरकार मैनेजमेंट में रोल प्ले करेगी, क्या सरकार मैनेजमेंट से भी अलग हो गई है, कितना परसेंट स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ने सेल किया, क्या ये माइनर डिसइन्वेस्टमेंट है, क्या ये मेजर डिसइन्वेस्टमेंट है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये पूरी बात रही निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट प्रेजेंट करते हुए जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि सरकार अब कटिबद्ध है नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने में, ठीक है। उन्होंने साफ तौर से संसद के पटल पर से पूरे देश को बता दिया। FM निर्मला सीतारमन said that government
is trying to increase its income as non-tax revenue. तो इसके लिए जैसे हमने जिक्र किया कि दो तरीके हैं आमतौर पे, जिसमें से एक रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा रहेगा सेलिंग लैंड। जो गवर्नमेंट के पास जो सरकारी जमीन होती है उसको बेच के बहुत ही बड़े पैमाने पे पैसे को इकट्ठा करना जो है वो आज के इस बजट के प्रावधान में रखा गया है। साथ ही में डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ एक अनुमान के मुताबिक 1,75,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट की बात यहाँ की गई है। 1,75,000 करोड़, ठीक है। तो दिस इज द टारगेट विच हैज बीन सेट बाय दिस बजट, बाय द बजट ऑफ दिस ईयर, ये भी आप कह सकते हैं। साथ ही में यहाँ हमारे वित्त मंत्री ने नाम लिए बिना इशारा भी किया है कि इस साल सरकार की योजना है कि वो 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों को डिसइन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिसमें नाम तो नहीं दिए गए, मगर जो विशेषज्ञ है उनके द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो पीएसयू में एक तो रहेगा एयर इंडिया और दूसरा रहेगा बीपीसीएल। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड इट इज लाइकली टू बी बॉट बाय वेदांता ग्रुप विच इज लेड बाय अनिल अग्रवाल, ठीक है। तो ये भी ऐसी भी खबरें हमें आ रही है जो सरकार के पास से बीपीसीएल का स्टेक लेगी और अपना मैनेजमेंट वहां प्रस्थापित करेगी और इस पूरे अंडरटेकिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंटली रन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही 2 पीएसबी में कैंडिडेट्स के जो नाम आ रहे हैं वो है, एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। यह नाम कल्पना है, हालांकि सरकार के द्वारा इसके नाम नहीं लिए गए, मगर विशेषज्ञों के द्वारा ये कल्पना की जा रही है। और जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो तो एलआईसी है, वो तो हमें सबको पता है कि एलआईसी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर यह साल आने वाला है, ठीक है। तो वैसे भी सरकार जो है यह जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो आज दिन तक सरकार की मालिकी की थी वो अब लोगों की मालिकी की होगी। लोग उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, सरकार का कैपिटल जो है वो फ्री होगा। सरकार इन कैपिटल्स को किसी और अच्छी प्रोडक्टिव जगह पर अन्य और अच्छे योजनाओं पर लगा सकते हैं और फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज सर्वप्रथम घोषित हुआ तो उसके तहत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट घोषणा की कि अब सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से बाहर निकलेगी, क्योंकि सरकार का अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर सिवाय व्यवसाय में, बिजनेस में कोई काम नहीं है, ऑक्यूपेशन में कोई काम नहीं है, सरकार का फंक्शन अलग है। तो सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो प्राइवेट एंटिटियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, प्राइवेट ग्रुप्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये आत्मनिर्भर भारत के पहले फेज में, आत्मनिर्भर भारत प्रथम में यह घोषणा की हुई थी, मगर इसके ऊपर कोई ठोस जो पॉलिसी है वो नहीं बनी थी जो आज के बजट में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए गए हैं। और कहा गया है कि यह 4 सेक्टर्स में ही सरकार की मौजूदगी, सरकार की हाजिरी रहेगी, अन्यथा जो अलग अलग क्षेत्र है जिसमें आज सरकार मौजूद है वो सरकार अब धीरे धीरे उसमें से निकल जाएगी। जैसे आप ले लीजिए हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, देयर वर नंबर ऑफ होटल्स इन द नेम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नंबर ऑफ होटल्स, मगर सरकार धीरे धीरे ऐसे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में से अब धीरे धीरे वो निकल रही है। तो यहाँ हमें मुख्य रूप से देखने की ये 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कौन से रहेंगे स्ट्रेटेजिक, जिसमें से सर्वप्रथम है न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। साथ ही दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। साथ ही पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स।
और आखिरी में जो सेक्टर है वो है बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज। सो दिस विल बी द एरेना। ठीक है, आफ्टर द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस सरकार मात्र और मात्र इन 4 क्षेत्रों में ही रहेगी, अन्यथा जो क्षेत्र है वहां से सरकार अपनी जो मौजूदगी है, अपना जो स्टेक है वो धीरे धीरे निकाल लेगी। तो ये बात है डिसइन्वेस्टमेंट की। साथ ही आगे हम लोग देखें तो हमें संशोधित तत्वों को देखना है, यानी कि हमारे तीसरे चरण को देखना है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके तहत हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करेंगे, प्लस भारत व डिसइन्वेस्टमेंट की जो यात्रा है, भारत व विनिवेश की, उसको भी देखेंगे जो हमारी परीक्षा संबंधी दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट जो शब्द है वो प्रचलन में 1980 से आया, फ्रॉम 1980s, और यूनाइटेड स्टेट्स से आया, यूनाइटेड स्टेट्स से। प्राथमिक इसका जो मतलब था, ये मतलब ये था कि ये दरअसल एक इकोनॉमिक बॉयकॉट था। किसके समक्ष? तो जिसमें गवर्नमेंट भी आ गई, इंडस्ट्रीज भी आ गई और अन्य बिजनेस भी आ गए। तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक बॉयकॉट था जो यूएस की प्रजा ने गवर्नमेंट के विरुद्ध में भी किया, इंडस्ट्री के विरुद्ध में भी हुआ और बिजनेस के विरुद्ध में भी हुआ। देखिए, होता यह है कि जब ये गवर्नमेंट हो या इंडस्ट्री हो या कोई भी ऐसा बिजनेस हो, जब ये मोनोपोली करते हैं तो प्रजा में जो है एक विरोध की मांग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही विरोध की मांग को लेके इन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करता था, कोई भी जो इसके साथ एक भी प्रकार का डीलिंग नहीं करता था। तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते थे कि पहले लोग इन्वेस्टमेंट करते थे खुश होकर, मगर इनकी करतूतों से अब लोग, जनता दुखी हो गई है, तो अब ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब ये उसमें से डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये शब्दों को जो है वेग मिला, शब्द को गति मिली, और आज हम लोग जब सरकारी कंपनी से सरकार अपना पैर हटाए, यानी कि अपना निवेश हटाए, अपना इन्वेस्टमेंट हटाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जानना यही है, 1980s में से यह प्रचलन में आया, यूनाइटेड स्टेट्स से यह पूरे विश्व में आज फैल गया है। और प्राथमिक इसका जो उपयोग होता था वो इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए होता था कि पहले लोग जिसमें इन्वेस्ट करते थे, अब विश्वास उठ जाने से लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसमें से अपना निवेश वापस खींचते थे। तो दैट वाज द फुल फिनोमिनन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब हमें भारत व डिसइन्वेस्टमेंट की यात्रा देखनी है कि भारत में डिसइन्वेस्टमेंट कब शुरू हुआ और आज क्या परिस्थिति है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ एक टाइमलाइन है जिसके तहत हम लोग यह पूरे सिनेरियो को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें 1990s से यह सिनेरियो शुरू हुआ। इट वॉज द ईयर ऑफ 1990s। धीरे धीरे जो है हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने लगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हम उसे 4 कालखंडों में, यानी कि टाइम पीरियड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, विच आर जो है प्रेजेंट बिफोर यू, जिसमें से सर्वप्रथम वर्गीकरण है 1991 से 2001 का, यानी कि 10 वर्षों का। उसके बाद 2001 से 4 का, इट इज़ अ स्मॉल पीरियड बट बिट इम्पोर्टेंट। उसके बाद 2004 से 9 का, और साथ ही में 2010 से 2020 का। ठीक है, तो ये 4 कालखंडों में हम लोग, यह 4 कालखंडों के वर्गीकरण में पूरा जो भारत में जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हमें 1 बाय 1 एक एक को लेकर समझना है कि कौन कौन से टाइम पीरियड में डिसइन्वेस्टमेंट का क्या क्या हाल रहा, जिसमें से सर्वप्रथम है 1991 से 2001। देखिए, सर्वप्रथम बार भारत ने जो डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी वो हमें मालूम है कि 1991-92 से करी, जिसमें सर्वप्रथम 31 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को 31 में से धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 3500 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। इस चरण में शुरुआत ही थी। फिर जाकर 1996 में सरकार के द्वारा एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का निर्माण किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, या इसे आप विनिवेश आयोग भी कह सकते हैं, इसका निर्माण किया गया, जिसकी अध्यक्षता
जीवी रामाकृष्ण को दी गई। रामाकृष्णा। तो इस दृष्टि से जीवी रामाकृष्णा विनिवेश आयोग के सबसे प्रथम अध्यक्ष बने। फिर इन्होंने स्टडी किया और सरकार को सिफारिश दी कि भाई कुल ऐसी 57 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सार्वजनिक इकाइयां हैं जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत है, या डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करोगे, इन्होंने सरकार को बताया कि अगर आप इन 57 कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो यह कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा, जो आज लॉस मेकिंग है वो कल को प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगी इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। फिर 2001 में डॉक्टर R.H. पाटिल यह आयोग के अध्यक्ष बने, चेयरमैन। सो ही वाज द सेकंड टू बिकम द चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। मगर बाद में 2004 में यह डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को रद्द कर दिया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, मगर इसको रद्द कर दिया गया 2004 में। वहीं दूसरी बाजू अगर देखें तो दिसंबर 1999 में एक स्वतंत्र विनिवेश विभाग की रचना की गई। एक स्वतंत्र इसको कार्यभार दिया गया। फिर बाद में 2001 में यह विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय का नाम दिया गया, यानी कि नाम बदल दिया गया, नाम बदला। और आखिरी में वर्ष 2004 में, आई थिंक इट वाज मई 2004 में, इस विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय का एक विभाग मात्र बना दिया गया। विभाग शुरुआत हुई थी स्वतंत्र विभाग से, एक स्वतंत्र पोर्टफोलियो था डिसइन्वेस्टमेंट का। फिर उसके बाद इस स्वतंत्र विभाग को रूपांतरित कर दिया गया एक मंत्रालय में, यानी कि इसका कद थोड़ा बढ़ा दिया गया। मगर फिर भी 2004 में फिर से इसका कद जो है वो कम कर दिया गया और इसको वित्त मंत्रालय का मात्र एक विभाग ही बना दिया गया। तो ये सारी टाइमलाइन है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट के पहले कालखंड में, जो 1991 से 2001 का था, उसमें शुरू हुआ था। और हमें मालूम ही है कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया ही अपने आप एलपीजी रिफॉर्म्स से शुरू हुई। एलपीजी, जिसे हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसने जो है सही महीने में इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को शुरू किया। तो ये बात रही प्रथम कालखंड की। अब दूसरे कालखंड की बात है जिसका जिक्र मैंने किया कि ये थोड़ा कालखंड छोटा है मगर सबसे जो है महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय हमें मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और यही समय है जिसमें सबसे ज्यादा भारत ने आज दिन तक डिसइन्वेस्टमेंट देखे है। सबसे ज्यादा विनिवेश, सबसे ज्यादा विनिवेश। और एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने डजन से ज्यादा जो सार्वजनिक इकाइयां थी, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, चाहे वो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हो चाहे वो मेजोरिटी हो। साथ ही में अगर इसके पीरियोडिक टारगेट की बात करें तो इसका पीरियोडिक टारगेट लगभग 38,500 करोड़ का था टारगेट। मगर they managed to achieve disinvestment of rupees 21,000 crore plus, which means they were bit short of their target। मगर फिर भी बहुत ही अच्छे पैमाने पर यह डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। तब बाजार जो है वो भी बहुत ही स्थिर थी, साथ ही में स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ही अच्छा चल रहा था और मार्केट में एक प्रकार की बूम सिचुएशन थी। तो यहाँ इस समय में हमें डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने को देखने को मिलता है। साथ ही
अगर पिछले पीरियड की बात करें तो उसका जो टारगेट था वर्ष 1981 से 2001 का, तो वो था टारगेट 54,000 करोड़, जिसमें से अचीव हुआ मात्र 20,000 करोड़ अचीव्ड। ठीक है, तो ये बात रही इसके टारगेट की और उसके अचीव टारगेट की। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो समय में सबसे ज्यादा विनिवेश हुआ था भारत में आज दिन तक, वो समय में भी हमने टारगेट देखा उसका जो सरकार के द्वारा सेट किया हुआ था, और उसमें भी हमने अचीव्ड का पोर्शन देखा। अब हमारे सामने लिस्ट है कि इस कालखंड में जितने डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं उन कंपनियों के नाम है जो मैं यहाँ आपके सामने थरली रीड करूंगा, जिसमें सबसे प्रथम है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उसके बाद सीएमसी लिमिटेड, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटूर होटल जुहू बीच, सेंटूर होटल एयरपोर्ट मुंबई, इंडो हॉकी होटल्स, उसके बाद एचटीएल लिमिटेड, उसके बाद आईबीपी कंपनी लिमिटेड, उसके बाद इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ 18 होटल, उसके बाद इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद जेसोप एंड कंपनी लिमिटेड, उसके बाद लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड, उसके साथ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड एंड टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ठीक है, तो इतनी सारी कंपनियों का होलसेल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, और ये सारे पैसे जो है वे पैसे सरकारी खजाने में आए और सरकारी खजाने में से अन्य प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज हुए थे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी इस कालखंड की। अब आगे का कालखंड देखें जो कि 5 वर्ष का था, तो यह 5 वर्षों में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम विनिवेश रहा, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी, जो बाजार था उसमें मंदी चल रही थी, स्टॉक मार्केट की हालत भी बहुत ही खराब थी, साथ ही में जो इन्वेस्टर्स का जो मोरल था वो भी एकदम डाउन था। तो ऐसे कई सारे कलेक्टिव रीजंस की वजह से इस कालखंड में कम विनिवेश हुआ, और टोटल जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा आया यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट हुई वो थी 8,500 करोड़ ओनली। सो इट वाज अ वेरी poor performance in the context of disinvestment in this particular time period. अब उसके बाद का 2010 से 2020 का अगर टाइम पीरियड की देखें तो यहाँ भी प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, प्रोसेस बिट स्लो डाउन, मगर फिर भी 2011 से इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि अब जो बाजार की परिस्थिति थी वो भी अच्छी होने लगी, स्टॉक मार्केट भी अच्छा होने लगा, जो इन्वेस्टर्स का मोरल था वो भी अब धीरे धीरे बूस्ट होने लगा। तो इतनी सारी जो है इतने सारे कारणों की वजह से अब डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगी। साथ ही में यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट भी मिली थी, स्टेबल गवर्नमेंट, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, तो इसने भी अपना रोल प्ले किया। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ से धीरे धीरे गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी अपने जो स्टेक्स थे वो बेचने शुरू किए। ठीक है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, गवर्नमेंट ने लिस्टेड में भी बेचना शुरू किया, गवर्नमेंट ने अनलिस्टेड में भी बेचना शुरू किया। साथ ही एक यहाँ मैं आपको फिगर दूंगा जो हमारे लिए थोड़ा जरूरी है। अगर नंबर ऑफ PSUs की बात करें, PSUs इन इंडिया, तो देर आर 277, जिसमें से 10 महारत्ना है, 14 नवरत्ना है, 77 या 74 मिनी रत्ना है, और अन्य जो है वो अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसमें से तकरीबन 50 से अधिक लिस्टेड है। इसमें सब आ गई, लॉस मेकिंग भी आ गई, प्रॉफिट मेकिंग भी आ गई। तो प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट की यही रहेगी कि जो लॉस मेकिंग है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट से जो है यह पूरी प्रक्रिया शुरू हो। वो प्रॉफिट मेकिंग को बाद में देखेंगे, मगर पहले जो लॉस मेकिंग है जिसमें सरकार को पैसे डालने पड़ते हैं वर्ष प्रति वर्ष, पहले उसको बेचने का प्रयास यहाँ सरकार के द्वारा हो रहा है। तो कुल 277 है, जिसमें से
50 से अधिक लिस्टेड है, बाकी की अनलिस्टेड है। साथ ही में यहाँ PSBs की बात करें, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो 12 है टोटल, जिसमें से 12 के 12 लिस्टेड है। एक भी बैंक अनलिस्टेड नहीं है, सबकी सब लिस्टेड है। तो अब इन सब इकाइयों पर सरकार जो है वो गौर करेगी और यहाँ से जो लॉस मेकिंग है उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और बाद में उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वो भी जो है सरकार की अनुकूलता के ऊपर आधारित होगा, क्या वो माइनर होगा, क्या वो मेजर होगा। प्लस यहाँ हमें देखना है कि इस पीरियड का जो टारगेट है वो भी थोड़ा बड़ा था, यह पूरे 10 ईयर्स का, और यहाँ जो अचीवमेंट है ये भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो अगर टारगेट की बात करें तो कुल 4,60,000 करोड़ का टारगेट सेट किया हुआ था, ठीक है। मगर इसमें से अचीव कम हुआ है, मगर कंसिडरेबल है, और वो है 3,50,000 करोड़ से अधिक करोड़ प्लस। देखिए, ये हमने कलेक्टिव फिगर देखा पूरे डिकेड का, ये हमें ध्यान रखना है। यहां हमें एक एक वर्ष के भी आंकड़े मिलते हैं, मगर उसको याद रखना, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हमें मात्र यही देखना है कि पूरे डिकेड में डिसइन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या सरकारी टारगेट था और उसके सामने क्या अचीव हुआ। तो ये बात रही पूरी इस कालखंड के प्रदर्शन की। अब भावी नजरिए से देखें तो वर्ष 2021 से सरकार क्या करेगी, 2021 से आगे। तो एनडीए की सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी ध्येय सेट किया है डिसइन्वेस्टमेंट की जो है बात करें तो, और वो है 2,10,000 करोड़। That government will undergo the disinvestment of rupees 2,10,000 करोड़। तो अब देखना ये है कि हम लोग कहाँ तक ये पहुँच पाएंगे इस टारगेट के तले। तो हमने आज इस पूरे चर्चा में कई सारी बातें देखी, जिसमें सर्वप्रथम तो डिसइन्वेस्टमेंट को देखा, सरकारी जो बजट के जो प्रावधान है उसको देखा, और उसमें हमने देखने का प्रयास किया कि सरकार अब कटिबद्ध है जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उसमें से अपना हिस्सा वो वापस ले लेगी, अपने उसमें से अपना जो निवेश है वो वापस ले लेगी, और उस पैसों को, उस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स को वो किसी भी अच्छे प्रोडक्टिव क्षेत्र में जो है लगाएगी उसमें से, और प्रॉफिट गेन करेगी। साथ ही हमारे तीसरे चरण में हमने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में देखा, शब्द का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ ये भी देखा, कब हुआ ये भी देखा, और आगे हमने भारत व विनिवेश यानी कि इंडिया एंड डिसइन्वेस्टमेंट की जो पूरी टाइमलाइन थी उसको भी देखने का प्रयास किया। अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसके तहत भारत में विनिवेश के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य वाक्यों को चुने। प्रथम वाक्य, वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन हुआ था। दूसरा वाक्य, वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग का नाम विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था। और तीसरा, एनडीए सरकार के द्वारा 5 लाख करोड़ के विनिवेश के ध्येय को तय किया हुआ है। इसमें से आपको सत्य वाक्य चुनने हैं। हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद है, जिसके तहत ऑप्शन ए तीनों के तीनों सही है, यानी 1, 2, 3। ऑप्शन बी ओनली 3, केवल तीसरा ही सत्य है। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सत्य है, और ऑप्शन डी केवल 1 और 2 सत्य है। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों में जो है कमेंट सेक्शन में ही पिंड किया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ नोट यूपीएससी।